हेलो इग्नू लर्नर्स और हेलो अगेन। सो यस्टरडे आई हैव मेड अ वीडियो ऑन असाइनमेंट क्वेश्चन। मैंने कल बनाई थी वीडियो असाइनमेंट क्वेश्चंस की, जिसमें MEB 011, MEB 012, MEB 013 है। एंड एक और वीडियो बनाई थी उससे पहले वाले दिन, MEB 14, 15, 16। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इग्नू का असाइनमेंट बनाने से पहले। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ अर्थ प्रोसेस। मैंने MEB 011 देखा, मेरे पास होता, बट वो है ही नहीं। अगर किसी को ख़रीदने तो ऑनलाइन ख़रीद ले, और बाकी इस तरीके से मैं समझा रही हूँ। बेसिकली असाइनमेंट बना लो, थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है, तो एक अच्छा एक तरीका है। उसके अकॉर्डिंग व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन शेयर, मैं समझा सकती हूँ। इसमें पूरे टॉपिक्स वगैरह कवर है, तो इस तरीके से आप गो थ्रू कर सकते हैं, फेमिलियर हो सकते हैं सब्जेक्ट से और क्वेश्चन वगैरह से और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह से। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो बहुत ही सिंपल और सिमिलर आता है। चॉइसेस होती हैं, 14 क्वेश्चन होते हैं उसमें, टोटल 14 क्वेश्चन होंगे। यू हैव टू अटैम्प्ट 10 क्वेश्चंस। आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो अब वही है इसमें, वही देखो, इसमें कोर्स कोड मैं बात कर रही थी कि जो फ्रंट पेज होता है इनका, उसमें कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड वगैरह। ठीक है, तो ये MEB 012 अर्थ प्रोसेस है। अर्थ प्रोसेस हम करेंगे आज। देखो इसमें है, पहले तो वही क्वेश्चन है, डिस्क्राइब विदरिंग। क्या है? डिस्क्राइब विदरिंग एंड इट्स टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। Explain the distribution of water in Earth's crust and hydrological cycle. Write short notes on the following formation of continents and ocean basins, sedimentary rocks. फिर explain the term hazard and disaster, ये important है, ये आया था पेपर में। एंड तो ओके, सो अभी क्या करना है नेक्स्ट, इसमें देखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। Write short notes on the following formation of continents, ocean basins, sedimentary rocks. Explain the term hazard and disaster. Describe the various types of man-made। हाँ, जो hazards होते हैं बेसिकली man-made होते हैं, ये कह सकते हैं, and their impacts on humans। फिर आपका है शॉर्ट नोट, क्या है? शॉर्ट नोट्स अर्थक्वेक्स, अर्थ रेडिएशन बैलेंस। मैं आपको ये इनके आंसर नहीं दे पाऊँगे। मैं गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सी वाटर। अब देखते हैं। ओके, अब यही है। अब देखो, डिस्क्राइब विदरिंग। डिस्क्राइब विदरिंग एंड इट्स टाइप्स। क्या है? डिस्क्राइब विदरिंग एंड इट्स टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। फिर है विदरिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। Withering is a natural process of breaking down rocks, soils and minerals into smaller pieces due to the effects of weather। किसके लिए? अब ये वेदर की वजह से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विदरिंग होता है। सच एज टेम्परेचर चेंज। क्या होता है वहाँ पर? अगर टेम्परेचर चेंज होता है ओके, सच एज टेम्परेचर चेंजेस, विंड, वाटर एंड आइस। द प्रोसेस ऑफ विदरिंग कैन अकर ओनली थ्रू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स। तो ये अच्छा है, इसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो आपका क्या होता है प्रोसेस, किस किस तरीके से होता है? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स होते हैं। ओके, नाउ देयर मेन टाइप्स ऑफ विदरिंग। मेन टाइप्स ऑफ विदरिंग, फिजिकल विदरिंग हम पढ़ते हैं पहले। ठीक है, खांसी बहुत उठ रही है। फिजिकल विदरिंग क्या होता है? दिस टाइप ऑफ विदरिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। अब पत्थर तोड़ करके छोटे पत्थर बनेंगे, उनका केमिकल कंपोजिशन तो चेंज नहीं हो रहा। फिजिकल विदरिंग इज कॉज्ड बाय मैकेनिकल प्रोसेस। ये क्या होता है? एक तरीके से मैकेनिकल प्रोसेस होता है, मतलब इसमें पावर का यूज़ होता है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस
सच एस टेम्परेचर चेंज होता है बहुत ज़्यादा, आपको पता है ना, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है, आयरन भी मेल्ट हो जाता है। बट आयरन जो आयरन होता है एलिमेंट, वो तो उसके चेंजेस नहीं होते ना, विंड वाटर। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल विदरिंग इंक्लूड्स, देखो फिजिकल विदरिंग में क्या क्या आता है, फ्रीज थॉ विदरिंग, व्हेन वाटर एंटर्स क्रैक्स इन रॉक्स, बार बार पानी, फिर धूप, फिर बारिश, तो वहाँ पर ना क्रैक्स हो जाते हैं। हमने अपने घरों की दीवारों में देखे कि अगर लगातार बारिश वगैरह होती है, फिर अचानक से ना धूप होती है ना, तो क्रैक्स आ जाते हैं। एंड देन फ्रीजेज एंड एक्सपैंड्स एंड कॉजिंग द रॉक्स टू ब्रेक अपार्ट। नाउ एब्रेजन, एब्रेजन, पहले मैं बोलती थी कि खुद से गूगल कर लो, नाउ मैं ही गूगल कर ले रही हूँ। एब्रेजन का मतलब होता है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, आप लोगों की वजह से मैं और पढ़ने लग जाऊँगी, मेरा रूटीन बन जाएगा पढ़ने का। एब्रेजन ये होता है घर्षण, घर्षण मतलब होता है घिसना, मतलब व्हेन रॉक्स आर फिजिकली worn डाउन बाय विंड वाटर ऑफन रिजल्टिंग स्मूथ राउंडेड रॉक्स, मतलब वो एक होता है ना कि एक कुएं की रस्सी से भी उसमें निशान पड़ जाते हैं एक दूसरे से टकरा टकरा के, जैसे होता है ना पत्थर को घिसते घिसते आग, वैसे तो वो स्मूथ हो जाते हैं, राउंडेड रॉक्स हो जाती हैं। ठीक है, फिर क्या है एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन तो पता है ना, ये उसमें भी आता है, क्या कहते हैं, एक्सफोलिएशन मतलब कि एक तरीके से व्हेन लेयर्स, अब देखो हाँ, लेयर्स ऑफ रॉक्स पील अवे ड्यू टू द एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है कॉज बाय टेम्परेचर चेंज, कभी टेम्परेचर ज़्यादा है कम है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन चलता है, तो उस वजह से क्या होता है कि उनकी लेयर्स, ऊपरी लेयर मतलब वो क्या हो जाते हैं कि एक्सफोलिएट हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नाउ अब यहाँ पर क्या है, केमिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग This type of withering involves the breakdown of rocks. This type of withering involves the breakdown of rocks through chemical reaction. अब यहाँ पे क्या है, केमिकल का ही वो होता है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन दैट चेंजेस द कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स, उनका क्या करते हैं, पूरा कॉम्पोजिशन चेंज कर देते हैं। composition of the rocks, chemical withering is often caused by water and acids, वही है वाटर और एसिड्स का खेल है यहाँ पर। केमिकल विदरिंग के जो एग्जांपल है वो क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पता होगा, कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होना, जब भी कोई चीज़, व्हेन मिनरल्स इन रॉक्स, जो रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन इन द एयर कॉजिंग द रॉक टू रस्ट एंड ब्रेक डाउन, उसमें क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है, जंग लग जाती है, फिर वो ब्रेक डाउन होता है। कार्बोनेशन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किसमें, वाटर में डिजॉल्व होती है टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच कैन रिएक्ट विद रॉक्स विद लाइक लाइमस्टोन एंड मार्बल, मतलब लाइमस्टोन आपने पता होगा लाइमस्टोन को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन एंड मार्बल, वैसे तो लाइमस्टोन और मार्बल सेम ही होता है, उनका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है लाइमस्टोन का, ठीक है, और मार्बल भी है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो लगा है, ग्रेनाइट कहते हैं, ग्रेनाइट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर, व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद मिनरल्स इन रॉक्स कॉजिंग दैम टू ब्रेक डाउन एंड फॉर्म न्यू मिनरल्स। अब वहाँ पे क्या कहते हैं कि पानी के साथ रिएक्शन होते हैं रॉक्स का, और फिर वो टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर नए मिनरल्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, फिजिकल हो गया और केमिकल विदरिंग हो गया, एंड द लास्ट इज़ बायोलॉजिकल विदरिंग। अब देखो, दिस टाइप ऑफ विदरिंग इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बायोलॉजिकल विदरिंग, अब जैसे बायोलॉजिकल विदरिंग में देखा होता है कि कोई डेड बॉडी होती है
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को धीरे 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 डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं. बायोलॉजिकल विदरिंग इज ऑफन कॉज्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स. ब्रोइंग एनिमल्स, ब्रोइंग मतलब जो बिल बनाते हैं ना, सांप, बिच्छू, बिच्छू का तो मुझे पता नहीं है, केचुए, अर्थक्वेक वगैरह, अर्थ वर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल विदरिंग इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स करते हैं? प्लांट रूट्स ग्रोइंग इनटू क्रैक्स. अब क्या होता है ना, ज़मीन में से, चट्टान में से, दीवारों में से क्या हो जाते हैं, पेड़ निकल आ रहे हैं. जैसे पीपल के पेड़ आपके घरों में टंकियों के नीचे हो जाते हैं. इनटू रॉक्स एंड ब्रेकिंग देम अपार्ट. ग्रोइंग एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स, टर्माइट्स, दीमक हाँ दीमक. ब्रेकिंग, जैसे लकड़ी में दीमक लग जाता है ना, पूरा उसको अंदर से खोखला कर देता है. इनटू सॉइल एंड रॉक्स एज दे क्रिएट देयर होम्स, वहाँ पर वो अपना घर बना लेते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई. ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर which can cause rocks to break down as well. ओके, तो आपका फर्स्ट हो गया, इजी है, पता चल गया होगा सबको. नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, हमारे पास. एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द अर्थ क्रस्ट इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ये पेपर में आया था. आई हैव मेड द वाटर साइकिल. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली वाटर साइकिल. ठीक है, तो ये सबने बचपन में पढ़ा हुआ है. Okay, water is essential for life on Earth and it is distributed throughout the planet in different forms and locations. Okay, different forms and locations में पाया जाता है. The Earth's crust contains a significant amount of water. आपको पता है अर्थ 3 उसमें है. सबसे जो अंदर है वो कोर है, फिर बीच में उसको मेंटल बोलते हैं, फिर जहाँ पर हम रहते हैं वो क्रस्ट है. Earth's crust क्या है? Earth's crust contains a significant amount of water, although much of it is not directly accessible. for बहुत ज़्यादा तो हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओनली 3 to 4% होता है, 2 to 3% है, दैट इज़ फ्रेश वाटर, जो कि रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स में होता है या ग्राउंड वाटर की फॉर्म में होता है. अब ये क्या होता है, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वाटर मूव्स बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम. ठीक है, अब क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम. रेन आपने देखा होगा. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द अर्थ क्रस्ट. वाटर इन द अर्थ क्रस्ट कैन बी फाउंड इन वेरियस लोकेशंस इंक्लूडिंग सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर. ठीक है, हाँ, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स. सरफेस वाटर, दिस इंक्लूड्स वाटर इन रिवर्स, लेक्स, ओशंस विच मेक अप 71% of the earth's surface. Groundwater, water that is stored under the ground in the pores and fractures of rocks. So groundwater is an important source of fresh water. So groundwater है ना, that is the important source of fresh water for many regions in the world. Glaciers and ice caps होते हैं. ठीक है, these are found in polar regions and at high altitudes and contain a significant amount of fresh water. ओके, समझ में आया. मेरा खुद का ही रिवीजन होता है. फिर क्या है, एटमॉस्फेरिक वाटर. अरे हाँ, ये तो भूल ही गए. ठीक है, इतनी जल्दी तो ये ख़त्म नहीं होएगा, बहुत ही लंबे लंबे आंसर्स होते हैं, बट ये होता है कि आपको काफ़ी याद भी रह जाता है. एटमॉस्फेरिक वाटर, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर विच इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ द कंटिन्यूस मूवमेंट of water between the different parts of the earth system. It involves the following process: evaporation, condensation, precipitation, infiltration. ठीक है, हाँ, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ते हैं हम थोड़ा. ये बता दिया मैंने आपको. एटमॉस्फेयर वाटर, जो वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है ना इन द एटमॉस्फेयर विच इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ. और वाटर वेपर क्या होता है, बादल बन जाते हैं. बादल से ही मतलब वाटर वेपर मिल के क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं. तो दैट इज़ एन एसेंशियल पार्ट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, ये तो पता ही होगा. ठीक है, फिर क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर between the different parts of the earth system. It involves the following processes: evaporation, condensation, precipitation, infiltration, surface runoff,
और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन पता है ना, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। सबसे पहले जाते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है आपका? वाटर फ्रॉम ओशन, लेक्स एंड देयर अदर बॉडीज ऑफ वाटर इवेपोरेट्स इनटू एटमॉस्फेयर। अब सूरज की गर्मी से क्या हो जाता है, पानी भाप बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। फिर क्या होता है, कंडेंसेशन। अब भाप क्या होता है, जब पानी बनता है, अब वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। वो ठंडा होकर क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। फिर क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पड़ा है ना, कुछ रेसिड्यू बचता है, जैसे कि ये किस में होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बताना कोई कमेंट में। देखो, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, अच्छा ठीक है। अब देखो, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड क्लाउड्स फॉल ऑन द precipitation. When water droplets and clouds fall on the earth's surface as precipitation, including rain, snow, sleet और hail. स्लीट और हेल क्या होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों के भरोसे नहीं हूँ, मैं खुद ही देख लेती हूँ। स्लीट वर्सेस हेल। हेल तो पता है ना, हेल स्टॉर्म आता है। स्लीट इज़ कॉल्ड आइस पैलेट। छोटे छोटे नमक के टुकड़ों की तरह लगता है। स्लीट और हेल बड़े बड़े बर्फ़ होते हैं। स्लीट होता है छोटा छोटा सा लगता है, नमक है। इनफिल्ट्रेशन, हाँ, इनफिल्ट्रेशन मतलब छाना। इनफिल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स ऑन लैंड कैन सीप इनटू द सॉइल। वो अंदर सॉइल के अंदर धंसती जाती है, छनती जाती है, नीचे जाती है एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर। ठीक है, इस तरीके से ग्राउंड वाटर मेंटेन रहता है। बट ग्राउंड वाटर का सरफेस भी क्या होता है ना, पक्की सड़क बना दी सबने, तो क्या हो जाता है कि पानी नीचे नहीं जा पाता अच्छे से। सरफेस रन ऑफ मतलब प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स ऑन लैंड कैन ऑल्सो फ्लो ओवर द सरफेस, इवेंचुअली मेकिंग इट्स वे टू रिवर्स एंड लेक्स। मतलब वो या तो सूख जाता है धीरे धीरे नाली नदी में, मतलब ऐसे चला जाता है। ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब सॉइल से वो पानी रिलीज़ करते हैं प्लांट्स, रिलीज़ नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, एंड रिलीज इट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू देयर लीव्स। और लीव्स के थ्रू क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। जब आप सुबह सुबह जाते हो ना पार्क में, घास गीली होती है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होती है वो। और उसमें कहते हैं कि चलोगे तो आपकी आई साइट अच्छी होगी। ठीक है, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं उसके। लोगों को लगता है वो ओस है, ओस नहीं होती है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो विच आर वेरी गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ और बाकियों के लिए भी। ओके, नाउ हाइड्रोजन रोल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। एक मिनट, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं क्योंकि ये बहुत लंबा है। एक क्वेश्चन में ही बनाऊंगी, स्मॉल पार्ट में। ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन एनिमल कंजप्शन। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड अदर यूजेस, इट हेल्प्स रेगुलेट अर्थ्स टेम्परेचर को मेंटेन और रेगुलेट करता है। एंड क्लाइमेट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट को अलग अलग थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है थ्रू द मूवमेंट ऑफ वाटर। ओके, इट्स वर्थ नोटिंग दैट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द साइकिल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी का एक्चुअल मतलब मैं बताती रहूँ। टोपोग्राफी को हिंदी में तल रूप कहते हैं। अब ये मुझे भी नहीं पता क्या है। ओके, मतलब उस जगह के अकॉर्डिंग, मतलब वो जगह कैसी है, ड्राई है, वहाँ पर पेड़ ज़्यादा हैं कम है। ठीक है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड लैंड यूज़, मतलब किस पर्पज़ से लैंड यूज़ किया गया है। दूर दूर तक पेड़ नहीं नज़र आ रहे हैं, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड है। फॉर एग्जांपल्स, एरियाज़ विद हाई एलिवेशन एंड स्टीप स्लोप्स में एक्सपीरियंस मोर रन ऑफ एंड इरोजन। पता है ना सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन, पहले तो रन ऑफ देखते हैं।
तो ना हिंदी मीनिंग भी समझ नहीं आती, तो करें क्या, ना तो हिंदी के रहे ना अंग्रेज़ी के। हाँ, जिसको समझ आए मुझे बताना। रन ऑफ एंड इरोजन देन फ्लैट एरियाज़, वहाँ पे ना सॉइल इरोजन ज़्यादा होगी। स्लोपी एरियाज़ होंगे ना, पहाड़ी इलाका, वहाँ पे मिट्टी की बर्बादी ज़्यादा होगी। बेसिकली मिट्टी जो बर्बाद हो जाती है, हवा से उड़ जाती है, पानी से बह जाती है। मिट्टी इतने सालों में तो इतनी थोड़ी सी बनती है। एंड सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना सॉइल के तो कोई फसल वगैरह, पेड़ वगैरह उग नहीं सकते हैं। तो ठीक है। फ्लैट एरियाज़ में इतना इरोजन नहीं होता। वाइल रीजन्स विद हाई टेम्परेचर, मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, जो इक्वेटर के पास हैं, टेम्परेचर्स एंड लो ह्यूमिडिटी में हैव अ हाई रेट ऑफ एवापोरेशन, वहाँ पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से हाई रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। देन कूलर एंड मोर ह्यूमिड एरियाज। ओके। एडिशनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन अफेक्ट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो अब क्या होता है ना, एडिशनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन अफेक्ट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन वेरियस वेज। लैंड यूज़ चेंजेस। अब किस तरीके से लैंड यूज़ चेंज, मतलब वो जो एक ज़मीन का जो इस्तेमाल होता है वो किस तरीके से चेंज करता है, अफेक्ट करता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, अर्बनाइजेशन, मतलब कि शहर बसा रहे हैं। एग्रीकल्चर कैन अल्टर द सरफेस। अब एग्रीकल्चर भी ना लैंड का एक तरीके से बहुत बार उसका शोषण, एक्सप्लॉटेशन ऑफ लैंड कह सकते हैं। ग्राउंड वाटर फ्लोज, और कितना ग्राउंड वाटर है, ठीक है, लीडिंग टू चेंजेस इन द अमाउंट। अब ये चेंज करते हैं द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। द यूज़ ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड इंडस्ट्री कैन ऑल्सो डिप्लीट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ये भी बहुत कम कर रहे हैं फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को। जो इंडस्ट्रीज़ में इतना पानी वेस्ट हो जाता है, वो केमिकल वाला पानी बन जाता है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली बिकम यूजलेस, जो कि वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन में हेल्प करता है, बढ़ाने में हेल्प चाहिए नहीं वो वाली। ऑल्टर द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। फिर क्या आता है, मैनेजिंग एंड कंजर्विंग वाटर रिसोर्स इज़ क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, मैनेजिंग एंड कंजर्विंग वाटर रिसोर्स इज़ क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी of the hydrological cycle and meeting the growing demands of water. This can involve implementing policies and practices that promote efficient water use, protecting and restoring natural water systems, and investing in water infrastructure and technology that support sustainable water management. अब ये पढ़ना भी ज़रूरी है, ये समझना भी ज़रूरी है। मैनेजिंग करना, कंजर्व करना वाटर रिसोर्सेज इज़ क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो भी बनी रहे, चलती रहे। एंड मीटिंग द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ वाटर, और जो पानी की जो कमी है उसकी पूर्ति भी होती रहे, या फिर जो पानी की जो डिमांड है वो भी कंप्लीट होती रहे। दिस कैन इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। अब ये जो हमारे घरों से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि बेकार का नल ना चलाएँ और पानी को रीयूज़ करते रहें, क्योंकि सब्जियों वाला पानी आप प्लांटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, मतलब पानी का जो इस्तेमाल है, कई लोग ना बहुत ऐसे ब्रश करते रहेंगे, नल चल रहा है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। और पानी है अवेलेबल, मोटर चलाते ही आ जाता है, बट वही है कि कम से कम वेस्टेज। तो पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट एफिशिएंट वाटर यूज़, जो हमें एफिशिएंटली मतलब वाटर यूज़ करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग नेचुरल वाटर सिस्टम, जैसे कि नदी तालाब वगैरह हैं, उसमें कचरा वचरा ना डालें। अपनी नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी है, सरस्वती तो है नहीं, कावेरी, अब बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है, तो उनको साफ़ रखें, स्वच्छ रखें, उसमें कूड़ा करकट कचरा ना डालें। एंड इन्वेस्टिंग इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है पढ़ना समझना। अभी 24 मिनट्स की हो गई है। अब देखो क्या करूँ मैं। अब ये है शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। अब ये इतना बड़ा है, ठीक है। अब ये ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, मैं थक गई। ओके, बाय।
तो हमने क्वेश्चन 1 और 2 तो कर लिया, बाकी के 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी करा दूँगी, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही, बाय। ये नंबर नोट मत करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। होपफुली हमारी पढ़ाई ऐसी चलती रहे, क्योंकि मैं तो अब पढ़ने वाली भी हूँ, पढ़ाने वाली भी हूँ। नहीं समझ में आएगा तो मुझे समझा देना, हर चीज़ के लिए गूगल तो होता ही है। ओके, बाय बाय।